हेलो स्टूडेंट, निराला साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं निर्भय कुमार आप लोगों को आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। जो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग पाठ को स्टार्ट करेंगे। हमारे जीवन में हर पल हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे दूध से दही बनता है, लोहे में जंग लग जाता है, भोजन का पचना, किसी चीज का जलना, ये सब कुछ न कुछ क्या है, परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन हमारे जीवन में हमेशा हर पल हर क्षण कुछ होते रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अब हम देखते हैं, जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, यानी कि अब देखेंगे कि हाइड्रोजन का गुण जो है, हाइड्रोजन का गुण अलग होता है और क्लोरीन का गुण अलग होता है। तो ये अलग अलग गुण वाले मिलके अलग गुण वाले पदार्थ बना रहे हैं। वैसे ही देखेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये इसका गुण अलग है और इसका गुण अलग है, तो दोनों मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, तो अलग अलग गुण वाले मिलके अलग गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो इधर यानी कि तीर के पीछे वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के आगे वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो पहला है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहला क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, गैस निकलता है, यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, और इसमें हाइड्रोजन जो है गैस बन के निकल जाता है। ठीक, और दूसरा है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तो बच जाता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, दूसरा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दूसरा नंबर क्या होता है, अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। अवक्षेप बन के विलयन के पेंदी में, बर्तन के पेंदी में जाकर जम जाता है। और तीसरा है रंग परिवर्तन, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग का क्या होता है, रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में अगर नींबू के रस
डालेंगे तो उसका बैंगनी रंग जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है। अब चौथा है कि ताप में परिवर्तन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें चौथा क्या होगा, ताप में परिवर्तन होगा। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि अभिक्रिया करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ क्या बनता है, ऊष्मा बनता है, यानी कि उसमें से धार निकलता है। ठीक है। यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो उसमें ताप रहता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनने के बाद वो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ठीक है। और वो क्या हो जाता है, उसमें ऊष्मा खत्म हो जाता है, यानी कि वो ठंडा हो जाता है। पांचवा है कि अवस्था में परिवर्तन। उसमें क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। बड़ा है तो छोटा है, या छोटा है तो बड़ा है, या ठोस से द्रव बन जाता है, द्रव से ठोस बन जाता है, ठोस से कभी लिक्विड तरल बन जाता है। जैसे देखेंगे कि मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती जलता है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन के उड़ जाता है और जल बनता है। ठीक है। जल द्रव के रूप में बनता है। यानी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो बड़ा बड़ा नाम लिखने पे हाइड्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे तो इसमें दिक्कत हो जाता है। इसलिए इस सब को क्या करते हैं, सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। हाइड्रोजन का H दर्शाते हैं, नाइट्रोजन का N दर्शाते हैं, कार्बन का C दर्शाते हैं। ठीक है। तो देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो गया, H2 हो गया। क्लोरीन का सूत्र Cl2 हो गया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ लिख लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को संकेत में क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इधर तीर के पीछे यानी कि ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। तो ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ है क्लोरीन के 2 परमाणु। तो इधर भी देखेंगे कि इधर हाइड्रोजन के कौ परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इधर क्लोरीन के भी 2 परमाणु है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर भी देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के क्या बनाता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यानी कि कैल्शियम, इधर कैल्शियम के परमाणु कौ है, एगो, इधर कैल्शियम के परमाणु कौ है, एगो, दोनों तरफ बराबर है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कौ, एगो, इधर ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे 2 तो ये 2 एगो मिलके कितना हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु 3 हो गया। इधर ऑक्सीजन के परमाणु कौ है, 3 है। तो इधर भी 3 इधर भी 3। कार्बन के परमाणु कितना है, इधर 1 है और इधर कार्बन के परमाणु कितना है, 1 है। यानी कि दोनों तरफ क्या है, कैल्शियम के परमाणु भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन के परमाणु भी दोनों तरफ बराबर है और कार्बन के परमाणु भी दोनों तरफ बराबर है। तो इससे पता चलता है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। दूसरा होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इधर मैग्नीशियम के परमाणु कौ है, एगो, इधर मैग्नीशियम के परमाणु कितना है, एगो, इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितना है, एगो, इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितना है, 2, इधर क्लोरीन के परमाणु कौ है, एगो, इधर क्लोरीन के परमाणु कौ है, 2। यानी कि इसका हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, बल्कि पदार्थ जो होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे अब बात करेंगे कि बताया था कि रासायनिक समीकरण 2 तरह के होते हैं, संतुलित और
असंतुलित। जो संतुलित होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो संतुलित नहीं होता है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए जो सरल विधि होती है उसको कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलित विधि। तो आप देखते हैं कि पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण है Mg प्लस HCl, एरो का चिन्ह जो है, उसके बाद MgCl2 प्लस H2। तो ये इधर देखते हैं कि Mg कौन है, Mg यानी मैग्नीशियम के परमाणु एगो है, इधर मैग्नीशियम के परमाणु एगो है, दोनों तरफ तो मैग्नीशियम बराबर है। लेकिन देखते हैं कि इधर H जो है हाइड्रोजन के परमाणु एगो, इधर हाइड्रोजन के परमाणु दो गो है, तो इधर दो गो इधर एगो। फिर क्लोरीन भी इधर दो गो हो जाता है, क्लोरीन के परमाणु दो गो इधर और क्लोरीन के परमाणु एगो इधर होता है, यानी कि कम है। तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कुछ नहीं करना है ज्यादा। अब देखते हैं कि इसमें क्या करें कि क्लोरीन के परमाणु इधर भी दो गो हो जाए, हाइड्रोजन के परमाणु इधर भी दो गो हो जाए, तो मैग्नीशियम इधर भी एगो एगो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम जैसे का तैसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। इधर क्या है, अब यहाँ जैसे ही यहाँ दो डालेंगे HCl के आगे, HCl के आगे, तो देखिए अब इधर भी क्या हो गया, और यहाँ लिख देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। अब देखिए इधर भी दो गो हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन दो गो हो गया, क्लोरीन भी इधर दो गो हो गया, इधर भी क्लोरीन दो गो, यानी कि अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा देखते हैं Fe। Fe मतलब लोहा होता है, फेरस और H2O यानी फेरस और जल क्या मिल के क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि फेरस का हुआ है, फेरस की परमाणु संख्या एगो है, इधर फेरस की परमाणु संख्या तीन गो है, इधर हाइड्रोजन दो गो है, इधर भी हाइड्रोजन दो गो है, इधर ऑक्सीजन एगो है, इधर ऑक्सीजन चार गो। अब इस इधर क्या करें कि दोनों तरफ, यानी कि इधर और इधर क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर है। तब पहले फेरस इधर एगो है तो इधर फेरस तीन गो है, तो इधर तीन गो है फेरस, तो इधर भी तीन गो बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 3Fe लिख देंगे। अब देख लीजिए इधर भी फेरस तीन गो, इधर भी फेरस तीन गो, लेकिन ऑक्सीजन इधर चार गो है, ऑक्सीजन इधर एगो है, तो इसको ऑक्सीजन चार गो इधर है, इधर एगो है, तो इधर चार गो बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 4H2O। अब ऑक्सीजन की संख्या कब हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु चार गो हो गया। अब आगे देखते हैं, तो एरो का चिन्ह देंगे। अब देख लीजिए, अब जब यहाँ चार पर गया तो हाइड्रोजन इधर दो गो था, दोनों तरफ बराबर, लेकिन अब क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर चार दूनी, अब चार दूनी कितना हो गया, आठ गो हो गया, और हाइड्रोजन के परमाणु अब कितना हो गया, आठ गो, तो इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु क्या बनाएंगे, आठ गो बनाएंगे। तो ये Fe3 दोनों तरफ बराबर है, O4 भी दोनों तरफ बराबर है, परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु इधर भी चार गो, इधर भी चार गो। अब बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन चार दूनी इधर आठ गो हो गया, और इधर क्या हो गया, दो गो है, तो इसको भी आठ गो बनाने के लिए क्या करेंगे, 4H2 लिख देंगे, तो चार दूनी इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया, आठ गो हो गया, तो यानी कि ये भी अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्या है, क्लोरेट है, और इधर पोटेशियम क्लोराइड है प्लस ऑक्सीजन, टूट गया है, ये क्या हो गया, टूट गया। पोटेशियम एगो इधर है, पोटेशियम इधर भी एगो है, क्लोरीन इधर एगो है, इधर भी एगो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर तीन गो है, इधर दो गो है, तो इसको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे, अब इधर एगो करते हैं तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर सीधे तीन दूनी छः कर लेंगे, इधर भी तीन दूनी छः कर लेंगे, तो हो जाएगा छः छः गो। तो यहाँ दो लगा देंगे, पोटेशियम ClO3 से, अब क्या हो गया देखिए, अब KCl2 प्लस, और अब यहाँ क्या लगा देंगे 3O2, इधर ऑक्सीजन तीन दूनी छः गो, इधर भी ऑक्सीजन तीन दूनी छः गो हो गया, लेकिन अब पोटेशियम इधर दो गो हो गया, क्लोरीन भी दो गो है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ दो लगा देंगे। तो अब देखिए पोटेशियम इधर भी दो गो, इधर भी दो गो, क्लोरीन इधर भी दो गो, क्लोरीन इधर भी दो गो, ऑक्सीजन हो गया तीन दूनी छः गो इधर, तो ऑक्सीजन तीन दूनी छः गो इधर, यानी कि ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ऐसे ही अनुमान द्वारा क्या करते हैं, इसको संतुलित किया जाता है, जो असंतुलित समीकरण होता है उसको संतुलित किया जाता है। ऐसे एग्जाम में संतुलित करने के लिए आएगा तो कर दीजिएगा।
रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कि पहला कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, तो पहला ये कि समय की बचत हो जाता है और कागज पर लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा कि द्रव्यमान की गणना करने में आसानी हो जाती है। और तीसरा कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत उपयोग किए जाते हैं, जिससे वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो जाती है, कठिनाई नहीं हो पाती है। अब रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, आइए समझते हैं। पहला कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, ये सब बता दिया हूं। अब जो है कि ठोस के लिए क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, द्रव के लिए L लिखेंगे और गैस के लिए G लिखेंगे और जलीय विलयन के लिए AQ लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं कि ये रासायनिक समीकरण हो गया जिंक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। जैसे ये जिंक क्या हो गया, सॉलिड होता है इसलिए ठोस होता है जिंक, तो इसको S से दर्शाएंगे। और H2SO4 जलीय विलयन है तो इसको AQ से दर्शाते हैं। और जिंक सल्फेट ये भी क्या है, जलीय विलयन है, इसलिए इसको भी हम AQ लिखेंगे, AQ दर्शाएंगे। और ये H2 है, ये H2 क्या हो जाता है, गैस, तो इसको G से दर्शाते हैं। अब दूसरा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। तो देखिए जब ये कार्बन है ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन मिल के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसमें से क्या बनता है, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा। तो ये इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ये N2+O2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके और ऊष्मा मिलके क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जब प्रतिफल के तरफ ऊष्मा हो, ठीक है, जब प्रतिफल के तरफ ऊष्मा हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये अभिकारक के तरफ ऊष्मा लिखा हो, अभिकारक के तरफ ऊष्मा लिखा हो तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर समझ गए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्रतिफल के तरफ ऊष्मा होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ ऊष्मा होता है। तीर का चिन्ह ऊपर पर दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या, उसमें से वो गैस बन के क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो चौथा है अवक्षेप बनने की जानकारी। अगर किसी समीकरण के बाद अगर तीर का चिन्ह नीचे की तरफ दे दिया जाए, यानी कि नीचे की तरफ दे दिया जाए तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो ये सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बन के बर्तन के पेंदी में जमा हो जाता है और ये HNO3 बनता है। तीसरा है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यानी कि जिंक प्लस H2SO4 से मिलकर दोनों मिलकर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस H2 यानी गैस बनता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के बाद अगर अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, अब इधर अभिक्रिया होता है, इधर प्रतिफल होता है, बीच में तीर का निशान होता है। तो तीर के निशान के ठीक ऊपर अगर ताप का, दाब का या उत्प्रेरक का, सांद्रण का ये सब चिन्ह होता है, ठीक है, निर्देश दिया जाता है। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, यानी कि N2+3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बन सकता है, अमोनिया के 2 अणु, और फिर अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल सकता है। तो स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और कोई बात समझ में ना आया होगा तो वो भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।